गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में कि मौर्यकालीन में अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, उद्योग शिल्पों के बारे में। आज हम लोग देखते हैं मौर्य कला एवं स्थापत्य। कला और स्थापत्य में अंतर क्या है, या कला और स्थापत्य क्या कहलाता है। कला यानी कि शिल्प कला, कई तरह की कलाएं हैं जिसमें शिल्प कला, वास्तुकला, चित्रकला और इन सब को मिलाकर जो जिस तरह का इन सबों का मिश्रण करके जो भवन का निर्माण होता है उसे स्थापत्य कला कहते हैं। यानी स्थापित करना, किसी चीज़ को स्थापित करना स्थापत्य कहलाता है। तो कई ऐसी चीज़ें रही हैं मौर्य काल में जो स्थापत्य कला का विशेष उदाहरण बनती हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं राजप्रासाद से। राजप्रासाद में कई लोग अलग अलग इसका अर्थ समझाते हैं। कुछ का कहना है कि राजप्रासाद यानी राजभवन होता है, कुछ का कहना है कि राजप्रासाद राजभवन नहीं, राज का जो मुख्य द्वार होता है उसको कहते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि राजप्रासाद का मतलब राजभवन ही होता है। तो राजप्रासाद जो था वो मौर्यकालीन स्थापत्य का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था। फाह्यान जो एक चीनी यात्री था, उसके अनुसार यह प्रसाद मानव कृति न होकर देवों द्वारा निर्मित है। मतलब वास्तुकला के का उदाहरण अगर माना जाए, या वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण जिसे देखकर लगता ही नहीं है कि मानव निर्मित है, तो उस तरह का राजप्रासाद मौर्यकालीन में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद था, जिसे फाह्यान चीनी यात्री ने देवों द्वारा निर्मित बताया। उसके बाद आता है स्तूप। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। बौद्ध परंपरा, चूँकि पहले भी मैंने बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद में कई सारे कार्य उसने जन कल्याण के लिए किए। तो इसलिए बौद्ध धर्म में या बौद्ध परंपरा में, बौद्ध पुस्तकों में, बौद्ध धर्म साहित्य में अशोक के बारे में इस तरह का वर्णन जरूर मिलेगा और विस्तृत रूप से मिलता है। तो उसके अनुसार 84,000, बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूप बनाए। हालांकि ये कहने में अजीब लगता है, 84,000 पूरे भारतवर्ष में थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो सकता है, परंतु हिन स्यांग जो चीनी यात्री था उसने 80 स्तूपों को स्वयं देखा था। 80 स्तूपों को उसने स्वयं देखा था, अपनी आंखों से देखा था। और वर्तमान परिस्थिति में सांची का स्तूप मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। जो वर्तमान में भी सांची का स्तूप है वो मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण में से एक माना जाता है। इसके बाद आता है लोक कला। कई सारे जो होते हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग कलाएं होती है, अलग अलग वास्तु होता है, अलग अलग शिल्प कला होती है, भाषा अलग होती है, व्यवहार अलग होता है। तो कई तरह की लोक कलाएँ थी। जैसे मौर्य युगीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं। तो कई किंवदंतियां हैं, कई ऐसे लोक कथाएं हैं कि यक्ष यक्षिणी होते हैं। महाभारत में भी एक प्रसंग है यक्ष का। तो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली हैं, जिसे मथुरा जिले के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति मणिभद्र एवं पटना के दीदारगंज से प्राप्त चवरधारनी की यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण है। यानी कि यक्ष यक्षिणी की जो प्रतिमाएं मिली हैं ये भी एक लोक कला का अभिन्न उदाहरण माना जा सकता है, एक उत्कृष्ट, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है, जिसमें मथुरा से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति और पटना के दीदारगंज से चवरधारनी यक्ष की प्रतिमा या मूर्ति मिली है, जो इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है श्रेणियाँ। मौर्य काल में व्यवसायी एवं शिल्पी श्रेणियों में संगठित थे। इनका शिल्पियों के जीवन व कार्य पर नियंत्रण था। व्यवसायी और शिल्पी जो थे, इनका ये अलग अलग श्रेणी में नियंत्रित थे। व्यवसायियों का शिल्पियों के जीवन व कार्यों पर नियंत्रण था। सरकार जो थी, यानी जो शासन जो था, वो इन लोगों से 10% कर लेती थी और साहूकार जो ऋण देते थे वो 15% कर लेते थे। यानी इनकी आय का 15% हिस्सा या इनकी जो राशि इन्होंने दी थी उसका बदले वे 15% कर के रूप में लेते थे। सामाजिक जीवन अब आता है कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था। मेगास्थनीज के अनुसार
लोगों का नैतिक जीवन ऊंचा था, लोग घर में ताले नहीं लगाते थे, वहाँ चोरियाँ नहीं होती थी। ये तो मतलब हम लोग उदाहरण देते हैं राम राज्य का कि राम राज्य में अपराध नहीं होते थे, चोरियाँ नहीं होती थी। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मौर्य काल में भी चोरियां नहीं होती थी, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, उनके अपने सामान का चोरी होने का डर नहीं था, व्यभिचार नहीं था। तो ये भी मौर्य काल की एक बहुत ही, और स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती थी, स्त्रियों को मान सम्मान था, समाज में भी मान सम्मान था, सामाजिक जीवन उनका भी बहुत अच्छा था, नैतिक जीवन अच्छा था, जो कि स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि स्त्रियों का अगर जीवन, नैतिक जीवन ऊंचा है, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी है, मतलब वह समाज बहुत अच्छा माना जाता है। और ये मौर्यकालीन समाज की एक विशेषता रही है कि वहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। हाँ, उसमें एक और चीज़ रही है कि धनी परिवारों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी और जीवन स्तर उन लोगों का ऊंचा था। तो ये तो लगभग आज भी कई समाजों में ये भी है कि बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, लेकिन स्त्रियों को लेकर अगर देखा जाए तो स्त्रियों का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था, बहुत ऊंचा था और वो उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था। उसके बाद आता है शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा और साहित्य में पूरे मगध राज्य में अगर देखा जाए तो तक्षशिला शिक्षा का केंद्र माना जाता था। उस समय सबसे बड़ा अगर शिक्षा का केंद्र था तो तक्षशिला था, और चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं का विद्यार्थी रहा था, तक्षशिला का ही विद्यार्थी रहा था। तर्कशास्त्र त्रयी यानी तीनों वेद, वार्ता, कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा दंड नीति, 4 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में इन शिक्षाओं का वर्णन मिलता है कि इन प्रकार की शिक्षाएं उस समय तक्षशिला में दी जाती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सुबंधु की वासवदता, अभिधम्म पिटक इस युग की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं। इस युग में इन 3, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, सुबंधु की वासवदता हो, अभिधम्म पिटक उस युग की एक साहित्यिक कृति मानी जाती है, इस युग की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति मानी जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।